9 मई के वाक़यात ने यह साबित कर दिया कि जो काम दुश्मन पिछले 76 साल से न कर सका, वो 9 मई को इन मुट्ठी भर शरपसंदों और उनके सहूलतकारों ने कर दिखाया, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। 9 मई का सानिया बिलाशुबा पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। अब तक की तहकीकात से साबित हुआ है कि सानिया 9 मई की मनसूबाबंदी गुज़श्ता कई महीनों से चल रही थी। इस मनसूबाबंदी के तहत पहले इज़्तिराबी माहौल बनाया गया, फिर लोगों के जज्बात को इश्तिआल दिलाया गया और फौज के खिलाफ उकसाया गया। इस सिलसिले में झूठ और मुबालगा आराई पर मबनी बयानियां मुल्क के अंदर और बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया और इस शर्मंगेज बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। अब तक की तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं और मुसलसल मिल रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान शहदा के वरसा और वेटरन्स में 9 मई के अफसोसनाक साहने पर सख्त गम गुस्सा पाया जाता है। ख़वातीन व हज़रात, अफवाज पाकिस्तान आए रोज़ अपने अजीम शहदा के जनाजों को कंधा दे रही हैं। आपको इल्म है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस पूरी यकसुई और कुव्वत के साथ जारी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर दहशतगर्दों की सरकोबी की जा रही है। लेकिन जहां एक तरफ पाक फौज ये कुर्बानियां दे रही है, तो दूसरी तरफ बदकिस्मती से अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए एक झूठे बयानिए पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ घनौना प्रोपेगेंडा किया गया। यहां तक कि शोहदाए पाकिस्तान के खानदानों की दिल आजारी की गई। शोहदा के ये खानदान आज पूरी कौम और हम सब से कड़े सवाल कर रहे हैं, और वो ये हैं कि क्या उनके प्यारों ने इस कौम के लिए जानें इसलिए दी थीं कि उनकी निशानियों को इस तरह बेहुरमत किया जाए? क्या अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए हासिल करने के लिए कुछ शरपसंद अनासिर शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सियासी एजेंडे की भेंट चढ़ा देंगे? और वो लोग जिन्होंने इस घनौने अमल की मंसूबाबंदी की, वो लोग कानून के कटहरे में कब लाए जाएंगे? शोहदा के ये वर्सा हम सब से और बिलखसूस आर्मी चीफ से बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वो रोजाना शहीद होने वाले अपने ऑफिसर्स और जवानों की हुर्मत का इन शरपसंदों से मुस्तकबिल में तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे? शोहदा के वर्सा और आर्मी के तमाम रैंक्स हम सब से ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर हमारी कुर्बानियों और हमारे शोहदा के तकद्दुस की इसी तरह बेहुरमती होनी है, तो हमें इस मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने की क्या जरूरत है? मैं पूछूंगी क्यों कसूर है उन लोग, मैं पूछूंगी क्यों जलाया गया है? क्या कसूर है उन लोगों का जिसने इस वतन के लिए कुर्बानी दी है? आप लोग ऐसी हरकत क्यों करते हैं? हम यतीम होते हैं ना, आप शहीद की। मैं पूछूंगी क्यों जलाया गया है? क्या कसूर है उन लोगों का जिसने इस वतन के लिए I think we can skip that. क्यों जलाते हैं? ये शहीद होते हैं, हम यतीम होते हैं, किसके लिए? आप लोग के लिए होते हैं ना। मैं यतीम हूँ। जब हम देखते हैं ना कि दूसरे माँ बाप अपने बच्चों के साथ हैं, तो हमारे ऊपर क्या गुजरता है? इसके लिए हमने अपने घर के गुलशन और चमन उजड़े हैं। क्या इसके लिए मेरे आकाश ने और दीगर शोहदा ने अपनी कीमती जानें कुर्बान की है? कम से कम उसको एहसास होना चाहिए जिसका बच्चा जो है वो शहीद हुआ हो और उन्होंने अपने
आग से जो है वो पाला हुआ हो। हमें अपने शोहदा की तकरीम में उनके तकद्दुस को बहाल रखते हुए उनके लिए कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसा अमल ना करें जिससे उनको भी तकलीफ हो, क्योंकि शहीद जिंदा हो। ये मुल्क हमारा हमारे शोहदा के खून की वजह से कायम है। क्या हमारे शोरूम में इसलिए कुर्बानी दी है कि उनकी तस्वीरों के साथ ये सलूक किया जाए। मुझे फख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ। सानिया 9 मई के बारे में कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ वो एक बहुत दिलसोज वाक़या था। आज इस मुल्क में हम बैठे हैं तो सिर्फ हमारे शोहदा के खून की वजह से। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने अपना खून दिया है। यहाँ पे हमारे लोग यहाँ शहीद हुए, उन्होंने अपनी इस मिट्टी को सरखेज किया अपने खूनों से। तो प्लीज़ अपने सियासी मुफाद के लिए इस मुल्क के साथ इतना ऐसा ना करें। ये हम सब का मुल्क है। मैं कौन से सवाल करता हूँ, आप बताएं। मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है, वो इसलिए किया है कि उसके शहादत के बाद उनकी कब्रों को नुकसान पहुँचाया जाए। 9 मई के वाक़े पे मैं रोजाना कब्रिस्तान जाता हूँ जो मेरे घर से बहुत दूर है, इस डर से कि शर्पसंद नासर मेरे बेटे की कब्र की बेहुरमती ना करे। क्या तरबियत की है इनकी माँ ने? मैं इनसे यह पूछती हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को जलाया। ये हमारे बच्चों के साथ हमारी कौम ने ये करना था, तो हमने किसके लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया है, किस कौम के लिए अपने बच्चों का खून बहाया है। मैं बड़े कर्ब में हूँ, तो मुझे ये तो पता चले ना कि इसका क्या मतलब है। उसने तो अपने कौम के लिए अपनी जान दी। हम तो पहले को जख्म खुदा हमें मजीद ना सताएं। आर्मी चीफ साहब रिहा ना करना, और जिस दिन रिहा हुए उस दिन साडी मौत होगी। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ ये बात करना इंतहाई अहमियत का हामिल है कि किसी भी मुल्क और कौम के लिए उसके इस्तेकाम की बुनियाद अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान एतमाद और एहतराम का रिश्ता होता है। मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से कई दिहाइयों से ये कोशिश की कि अवाम और फौज के दरमियान खलीज डालकर इस रिश्ते में दरार डाली जाए, लेकिन दुश्मन को हमेशा हजीमत उठाना पड़ी। इन बयानियों में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को बैरूनी एजेंडे से तशबीह देना, DHS, फौजी फाउंडेशन, दिफाई बजट, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वगैरह जैसे झूठे बयानिए शामिल हैं। लेकिन इन घनौने बयानियों के बावजूद अवाम और फौज के दरमियान जो एतमाद और एहतराम का रिश्ता है, दुश्मन उसमें दरार ना डाल सका। उसकी चंद बुनियादी वजूहात हैं। अव्वल कि अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के दफा और अवाम की हिफाजत और फलाह बहबूद के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी, दे रही हैं और देती रहेंगी। और अवाम का ये एतमाद है कि हालात जैसे भी हों, अफवाज पाकिस्तान अपनी मुकम्मल पेशा वाराना सलाहियतों के साथ किसी भी कुर्बानी से कभी दरेग। और ये हकीकत कि अफवाज पाकिस्तान तमाम इकाइयों, मकतबा फ़िक्र और तबकात की नुमाइंदगी करती है, ना कि किसी मखसूस अशराफिया की अक्कासी करती है। इन अवामिल की वजह से अवाम को किसी सूरत भी अपनी अफवाज से जुदा नहीं किया जा सकता, और इसकी गवाही शोहदाए अफवाज पाकिस्तान की कब्रें भी देती हैं, जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में मुल्क के तमाम सूबों बाशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। इन नाकाबिले तरदीद ज़मीनी हक़ाइक़ के बावजूद पिछले 1 साल में मज़मूम सियासी मकासद के हसूल और इक़्तिदार की हवस में एक झूठे और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को चलाया गया और चलाया जा रहा है, जिसका नुक्ता अरूज बदकिस्मती से 9 मई को देखा गया, जब पाकिस्तान की मासूम अवाम, बिलखसूस नौजवानों को इनकलाब का झूठा नारा लगवाकर बगावत पर उकसाया गया। ख़वातीनो हज़रात,
पाकिस्तान आर्मी की फैसला साजी में मुकम्मल हम आहंगी और क्लैरिटी है। इस ज़िमन में 9 मई के वाक़यात के बाद 15 मई को जारी की गई स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज, 25 मई को यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान का पैगाम और 7 जून को 81st फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मिलिट्री लीडरशिप और अफवाज पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात से जुड़े हुए पसे पर्दा अनासिर, उनके सहूलतकारों और एजेंडे से बाखूबी आगाह हैं और इस सिलसिले में आर्मी जिन अमूर पर बिल्कुल मुत्तफिक और क्लियर है वो ये हैं कि साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो, और यह कि इस अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में रुकावटें डालने वालों के साथ पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हमायत के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, जिस अवामी हमायत का अक्स आपने 9 मई के बाद अवामी रद्द अमल में देखा। ख़वातीन व हज़रात, फ़ौज ने अपनी रवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी अमल के मरहले को मुकम्मल कर लिया है। 9 मई को मुतअद्दिद गैरजन्स में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए उस पर 2 इदारा जाती जामे इंक्वायरीज की गईं, जिनकी सदारत मेजर जनरल्स के ओहदे के अफसरान ने की। एक मुफस्सल और डेलिब्रेट एहतसाबी अमल के बाद इन कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया गया कि जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान गैरजन्स, फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुए, उन ज़िम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं, जिनकी तफसीलात कुछ यूं हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। आपको इन सजाओं से यह अंदाजा होगा कि फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है और जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। मैं ये भी बताता चलूं कि फौज के एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या मुआशरती हैसियत में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखी जाती। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, अब तक आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। ख़वातीन व हज़रात, अफ़वाज पाकिस्तान की इज़्ज़त व वक़ार पर एक घनौने मंसूबे के तहत वार किया गया। इसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ रवां साल के दौरान
13,619 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। इस दौरान 1172 दहशतगर्दों को फासले जहन्नम या गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 77 से जायद ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे अंजाम दे रहे हैं। रवां साल ऑपरेशंस के दौरान 95 ऑफिसर्स और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम इन बहादुर सपूतों और इनके लवाहिकीन को जबरदस्त खैराज तहसीन पेश करती है, जिन्होंने अपनी कीमती जानें मुल्क के अमन सलामती पर कुर्बान कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अफवाज पाकिस्तान पुरअज़म हैं कि अवाम के तआवुन से हम हर चैलेंज पर काबू पा लेंगे और वतन अजीज को मुस्तहकम और दायमी अमन का गहवारा बनाएंगे इंशाअल्लाह। अब मैं आपके सवालात लूंगा। ये है कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो फ़ौजी अदालतों का क़याम किया गया है और उसमें जो मुलव्वस अफराद हैं उनका ट्रायल किया जा रहा है, उस हवाले से काफ़ी अबहाम हैं, क्या सराइयाँ हो रही हैं कि उनके खिलाफ जो ट्रायल है वो कैसे चलेगा और उनको सज़ाएँ कितनी होंगी। थैंक यू। आपने तो स्टार्ट ही सब्जेक्ट सवाल से किया। ये मिलिट्री कोर्ट्स जो उनसे हैं, इनका सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है। So I will restrict myself not to opinion but to facts, because ये जो हकायक हैं कुछ, इनका जानना, उनको समझना जरूरी। इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं और इससे मुराद ये है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं, ये कोई 9 मई के बाद मार्ज वजूद में नहीं आई, बल्कि इस एक्ट के तहत फाल थी और मौजूद थी। इन स्टैंडिंग कोर्ट्स में, जैसा मैंने आपको बताया, 102 शरपसंदों के केसेस सिविल कोर्ट्स ने सबूत और कानून के मुताबिक, सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया है। इन तमाम मुल्ज़िमान को मुकम्मल कानूनी हकूक हासिल है, जिसमें सिविल वकीलों तक रसाई का हक उन्हें हासिल है। इसके अलावा हाई कोर्ट्स में अपील का हक उन्हें हासिल है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक उन्हें हासिल है। और यह कि यह आर्मी एक्ट, आईने पाकिस्तान और कानून का कई दिहाइयों से हिस्सा है और यह कि इसके तहत सैकड़ों केसेस निपटाए जा चुके हैं, कानून के तमाम तकाज़ों को मुकम्मल करने के बाद निपटाए जा चुके हैं। और यह कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसके ड्यू प्रोसेस को पूरी जांचबीन के बाद वैलिडेट किया है। इन तमाम हकायक की मौजूदगी में अगर कोई भी झूठा बयानिया बनाए तो वो बना सकता है, लेकिन ये हकायक को वो नहीं झुठला सकता। जहां तक आपने सजा की बात की है, आपने सजा का पूछे, आई वुड लाइक टू से एड ऑन दैट, देखिए सजा और जजा जो सी है ना, इंसानी माशरे, हर इंसानी माशरे, मजहब और हमारे आईने पाकिस्तान का हिस्सा है और सजा जुर्म के मुताबिक ही मिलती है। और हम बार बार ये फौज पाकिस्तान इस बात का आदा कर चुकी हैं कि हमारे लिए आईने पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है और अवाम की ख्वाहिशात का मज़हर है। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ गजाला नौरीन फ्रॉम सुनो न्यूज़। सर, देखने में आया है कि एक सियासी जमात और उसकी लीडरशिप 9 मई के वाक़यात के बाद से एक मुसलसल बयानिया अख्तियार किए हुए है, और वो ये है कि 9 मई के वाक़यात एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें PDM की हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर एक पॉपुलर सियासी जमात को ठिकाने लगाना था। इस हवाले से सर आपके कमेंट्स चाहिए। थैंक यू। देखिए, ये जो आपने बात की है कि 9 मई का सानिया फौज या एजेंसियों ने करवाया, इससे ज्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात नहीं की जा सकती। ये बात कहने वालों की जहरीली सोच और सासी जहन की अक्कासी करता है। वक्त की किल्लत के बायस मैं सिर्फ चंद जमीनी हकायक आपके सामने रखता हूं और आप खुद फैसला कीजिए। CCTV फुटेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, तस्वीर और मुलव्वस अफराद के अपने बयानात से यह वाज़े होता है कि एक मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को चुन चुन के फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया और 9 मई से बहुत पहले ही लोगों की फौज के खिलाफ जहन साजी की गई, फौजी क़यादत के खिलाफ जहन साजी की गई। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या यह जहन साजी फौजी क़यादत ने खुद करवाई अपने खिलाफ? गिरफ्तारी के चंद घंटों में मुल्क भर में 200 से जायद मकामात पर सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमला करवाया गया। मैं आपसे यह सवाल करता हूं कि क्या रावलपिंडी, लाहौर, कराची, चकदेरा, तिमरगिरा, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, कोयटा, सरगोदा, ऐसी जगहों पर क्या फौज ने अपने एजेंट्स पहले से फैलाए हुए थे? मैं आपसे यह सवाल करता हूं, क्या फौजियों ने अपने हाथों से अपने शोहदा की कुर्बानियों को जलाया? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हमने अपने फौजियों के हाथों से अपने दफाए पाकिस्तान की अलामात को गिरवाया और जलवाया? आप मुझे इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान का फखर यौम तकबीर पेशावर में, उसको क्या फौजियों ने जलाया? किला बाला हसार के आगे आती असले का मुजाहरा और फायरिंग किसने की? गैर मुल्की ज़राए अबलाग और शख्सियात को रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ मवाद क्या हमने खुद प्रोवाइड किया? जब यह चल रहा था सिलसिला, जब जलाओ गिराओ हो रहा था, तो उस वक्त बाहर से बैठ के, मुल्क में बैठ के नामी बेनामी अकाउंट से कौन प्रचार कर रहा था कि मजीद जलाओ, मजीद गिराओ और कब्जा करो? क्या यह फौज करवा रही थी? ये तो वो चंद हकायक हैं जो मैंने रखे, इसके अलावा बेशुमार सबूत है। इससे यह साबित होता है कि बदकिस्मती से झूठ, तफरीक और प्रोपेगेंडा के अलावा एक खास सियासी गिरोह और उसकी क़यादत के खिलाफ के पास कोई और हथियार नहीं रह गया। यह बदकिस्मती है इस वक्त। शुक्रिया सर। राशिदा सियाल, अब तक से सर आपने जैसे कि जिक्र किया कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के हवाले से भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और हम ये देखते हैं कि 9 मई के बाद से अंदरूने मुल्क भी कुछ जैसे कि सियासी जमातें हैं या कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और फिर बैरून मुल्क से भी ऐसी आवाज़ें आई, खास करके शीला जैक्सन और US कांग्रेस के दीगर जो मेंबर्स हैं उनका एक लेटर भी है सेक्रेटरी ब्लिंकन के नाम, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं और ये नेक्सस है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का PDM गवर्नमेंट के साथ। ये गठजोड़ से ये सब कुछ हो रहा है और क्रश किया जा रहा है यहाँ पर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को। आपका इस पे कमेंट? देखिए, ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो बयानिया है, ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जाता रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, पहले ही बनाया जाता रहा है। और जब ये बयानिया बनाया जाता है तो इसकी जो मेन आवाज़ होती है वो हमेशा बाहर से आती है।
लेकिन उसमें नॉर्मली ये होता है कि कुछ बदकिस्मती से कुछ अनासर मुल्क में बैठे होते हैं जो उसको तक़वियत दे रहे होते हैं। और आज तक ज़्यादातर तो देखा गया है कि ये जो अनासर होते हैं ये वो दहशतगर्द तंजीमें होती हैं कि जब उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के दौरान एक्शन लिया जाता है तो ह्यूमन राइट वायलेशंस और इंसानी जबर और कदर इन इक़्तिदार के पीछे जाके छुपते हैं। इस वक्त हो ये रहा है कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का आपने बयानी की बात की, इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से चलाया जा रहा है। एक तो इसको सोशल मीडिया पर बैठ कर फेक वीडियोज़ डाली जाती हैं, पुरानी तस्वीर डाली जाती हैं, पुरानी वीडियोज़ डाली जाती हैं, चीज़ को इधर से उधर जोड़ा जाता है, गलत बयानात बनाए जाते हैं ताकि लोगों में एक आम तासुर फैले कि रियासत पाकिस्तान जबर कर रही है, तशद्दुद कर रही है। और कुछ दिनों में वो जो फेक वीडियो और ऑडियो जो सी है वो सबके सामने वाज़ेह भी हो जाती है कि ये झूठ है, ऐसे नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि वो सोशल मीडिया है उसमें वो फैल जाती है, लोग ज़हनों में बैठ जाती है, वो अगला काम शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये सोशल मीडिया इसका हथियार है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा जो इसकी तरीका है वो ये है कि पोशीदा रवाबत की बुनियाद पर या पैसे के इस्तेमाल से मखसूस लोगों को बाहर जो बैठे हुए हैं या कोई एजेंसीज या NGOs उनके ज़रिए बयानात दिलवाए जाते हैं और एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो सी हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, रियासत कर रही है, फ़ौज कर रही है, वो दुनिया में कहीं और हो, आपके पड़ोस में हो रही हो, कहीं और ही हो, उधर नहीं, वो इसके ऊपर बैठ के इधर फोकस करेंगे जी ये झूठ के बुनियाद पर जो है उसको चलाते हैं। जो चेहरा है वो इससे ही मकरू है और ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो ये है कि इस पूरी दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके फिर एक केस बनाया जाता है बैरून मुल्क दारुल खिलाफों में ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाके कि जी चूंकि यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और जबर हो रहा है और ये ग्लोबल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है, तो पाकिस्तान की मुआशी और तजारती मुआवनत बंद कर दी जाए। अब वो इसलिए करते हैं ताकि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैले, मुआशी हालात ख़राब हों, बेचैनी फैले और इसके अंदर से उनकी जो सियासत है उसके लिए रास्ता निकले और जो मजबून सियासी मकासद है, उनके इक़्तिदार की हवस है, उसको कोई रास्ता मिल सके। तो ये तो उनका एक तरीका वारदात है। हुकूमत पाकिस्तान इससे बाखूबी आगाह होती है और बाखूबी आगाह है और वो मुख्तलिफ जो गैर मुल्की ज़राए इब्लाग हैं, सफारत खाने हैं, उनको जाके ब्रीफ भी करते हैं और उनको हक़ाइक़ से आगाह भी करते हैं जिसकी जुज़ियात और तफसीलात वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट मैं एक आपको मज़ीद बताना चाहूँगा वो ये है कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का प्रचार किया जा रहा है और जो वावेला मचाया जा रहा है, मैं तो कहूँगा जो वावेला मचाया जा रहा है बाहर के मुल्कों में जाके, बजाय इसके कि पाकिस्तान में अपना मुकदमा लड़े, बाहर के दारुल खिलाफों में जाके जो ये मचाया जा रहा है। मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जिन ममालिक में वो जाके कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, उनके माजी करीब की जो तारीख है उसमें एक निगाह डाल दें कि इन जैसे बलवाइयों और शरपसंदों से किस सूरत और किस आनी हाथ से वो निमटते हैं। वहां तो सरकारी तनसीबात या अमलाक को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा दे, कोई टांग रख दे किसी की कुर्सी पे, तो वो किस तरह निमटते हैं। यहां तो शोहदा के तकद्दुस को पामाल किया गया, यहां तो फौजी तनसीबात पे मनसूबाबंदी के तहत हमला कराया गया। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का वावेला मचा के इसके पीछे इसके 9 मई के सहूलतकार और मनसूबा साज नहीं छुप सकते। लास्ट पॉइंट, ये चूंकि पहले आपने ये बात की है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की और ये प्रोपेगेंडे की, आई थिंक पाकिस्तान में अब वो वक्त आ गया है कि हमें चाहिए कि जो झूठ की करेंसी है उसको ख़त्म करें और सच चाहे वो कितना भी कड़वा हो उसको हजम करने की अपने अंदर सलाहियत पैदा करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। इफ्तिखार शिराजी डॉन से। सर, पाकिस्तान तो क़याम से लेकर अब तक एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का शिकार रहा है और हमने अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर अपने दुश्मन के साथ 3 जंगें लड़ी हैं और वेस्टर्न बॉर्डर से भी टेररिज्म का इतना बड़ा अब खतरा दरपेश है, तो उसको लेकर आपने देखा है
कि मुसल्लह फ़ौज क्योंकि फर्स्ट डिफेंस लाइन के तौर पे काम करती है, तो इससे जुड़े जितने भी इंस्टॉलेशन हैं उनकी एक खसूसी निगरानी, उनकी सिक्योरिटी हिसार होता है। बट 9 मई के दिन जो हमने देखा है, गोया कि लोगों को आज़ादी थी वो GHQ आके हमला करें, वो कोर कमांडर हाउस में घुस जाएं, तो वो जो सिक्योरिटी की जो लेयर्स थी वो क्यों एब्सेंट थी। अब मेरे से जो को 3 सवाल सर, एक ये है, एक तो ये है कि आपने इसको लेके ना तो कोई एक्शंस पे आया, ना कोई इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, फिर बार बार हमें बताया जा रहा है कि बड़ी मनसूबाबंदी के साथ ये सब कुछ किया गया है, लेकिन 9 मई से लेके आज तक ना तो हमें मरकजी मनसूबा साज के बारे में बताया गया और ना हमसे लगता है कि अब तक गिरफ्तार किया गया है। अगरचे सेकेंडरी जो रोल्स हैं उनको तो आप सजाएं भी दे चुके हैं, और एक ऐसा शख्स कि जो मुसल्लह अफवाज के सिस्टम के अंदर इतना पेनिट्रेट कर गया कि उसने लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर रैंक के लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, आज तक हम उसका नाम नहीं जानते। और तीसरी बात सर ये है कि कहा यह जा रहा है कि एक मखसूस जमात से लोग अब उस जहाज़ से नीचे उतर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद वो घर चले जाते हैं, और कहा यह जा रहा है कि ऐसे लोगों के लिए कोई सजाएं नहीं, अगर वो मुलव्वस भी हैं 9 मई के वाक़े में तो उनको आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। तो सर इसको लेकर तासुर बन रहा है कि शायद ये बाय डिज़ाइन सब कुछ हुआ है, ये इतना कोई बुनियादी तौर पर हकीकी नहीं था जो कुछ हुआ है 9 मई को। आपने बहुत से सवाल कर दिए, आपके हिस्से के भी कर दिए हैं, आप लोगों के ज़हन में ये थे। चले मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक एक करके आपके तमाम सवालों का जवाब दूं, देन यू पीपल जो एंड व्हाट वाज दी, आप अगर इसमें से एक सवाल जो आप चाहते हैं, क्योंकि साथ में सर ये है कि आपकी तरफ से कोई ना एक्शन इस पे हुआ, ना कोई रिएक्शन आपने दिया, पीपल लोगों को एक फ्री वॉक मिली है उस दिन, वो गए हैं, सब कुछ करते रहे हैं, लेकिन जो मुसल्लह अफवाज की जानिब से सिक्योरिटी, आई थिंक ये जो दूसरा पार्ट है ना, दिस इज कंसर्निंग यू मोर, तो मैं पहले इसको एड्रेस कर लेता हूं कि जी कि ये कैसे लोग पहुंच गए, कैसे जलाओ घराव हो गया और सब कुछ हो गया। आपने कहा कि सिक्योरिटी होती है, इंस्टॉलेशन होती है। देखिए 9 मई का जो वाकया है वो एक आइसोलेशन में नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ। जब हम ये कहते हैं उसकी मनसूबाबंदी थी, उसके पीछे एक सोच थी, एक मकसद था, तो उसे वैक्यूम में नहीं आप देख सकते। 9 मई के वाकये का मकसद ये था कि फौजी तनसीबात के ऊपर लोगों को भेजा जाए, हमला कराया जाए और फौज को इश्तियाल दिलाकर फौज से रद्द-ए-अमल लिया जाए, फौरी रद्द-ए-अमल लिया जाए। क्योंकि उससे पहले एक कई महीनों से लोगों की जहनसाजी की जा रही थी, फौजी क़यादत के खिलाफ, फौज के खिलाफ उनको भड़काया जा रहा था, उसके खिलाफ उनमें नफरत डाली जा रही थी। तो जब वो फौरी रद्द-ए-अमल आना था तो उससे जो अपने मजमूम सियासी मकासद थे उसको उन्होंने मजीद आगे लेके चलना था। तो ये सिंपली पुटिंग दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 9 मई। और इसको करने के लिए उन्होंने कुछ जगहों पर खवातीन को भी मनसूबाबंदी के तहत ढाल के तौर पे आगे रखा, और ये कोई भी तवक्को नहीं करता था, कोई तवक्को नहीं करता था कि एक सियासी पार्टी अपने ही मुल्क में अपनी ही फौज पे हमलावर हो जाएगी। लेकिन जब यह वाकया हुआ तो फौज ने इस घनौनी साजिश को नाकाम बनाया। अगर वो फौरी रद्द-ए-अमल, वो जो जिस तरह का रद्द-ए-अमल वो चाहते थे दिया जाता, फिर तो उनकी साजिश कामयाब हो जाती, उसको नाकाम बनाया। ताहम ये जरूरी था कि जो गैरिजन्स हैं, जो फौजी तनसीबात हैं, GHQ, जिन्ना हाउस वगैरह, इनके जो तकद्दुस की, सिक्योरिटी की जहां पे कोई कमी हुई है या उसको बरकरार नहीं रख सके, उसमें अगर कोई गैर आरादी कोताही या गफलत हुई है तो उसका तयन किया जाए। और गफलत, नुकसानात और उसकी वजूहात जांचने के लिए फौज में एक टाइम टेस्टेड खुद एहतसाबी का जो एक सिस्टम है वो नाफिजुल अमल है, जिसके तहत जैसे मैंने आपको पहले अर्ज की कि इमीडिएटली आफ्टर 9 में 2 इदारा जाती इंक्वायरीज मेजर जनरल ओहदे के अफसरान के नीचे कायम की गई।
जिन्होंने तमाम शवाहिद को बड़ी डिटेल में देखा और बड़ी शफाफियत से उस मसले को मुकम्मल किया और अपनी सिफारिशात मुरतब की। वो जो आप एक्शन की बात करें, एक्शन नहीं लिया गया, वो एक्शन तो मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ये आपने जो एक दरमियान में बात की, कोई आपने बात की झुकाव की तरफ बात की, आई वुड लाइक टू पुट दिस टू रेस्ट बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ दैट फेक प्रोपेगेंडा। क्योंकि हकीकत नहीं झुटलाई जा सकती। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इस पाक फौज का हर अफसर और हर जवान, चाहे वो किसी भी इलाके का हो, कोई जबान बोलता हो, किसी फिरके किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसकी कोई भी सियासी वाबस्तगी हो, उसकी अब आखिरी तरजीह रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान हैं। His first and last priority is state of Pakistan and the armed forces of Pakistan, period. इसमें किसी को कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। और यही वो जज्बा है जिसकी वजह से हमारा जवान अपनी जान का नजराना आए रोज आपकी सलामती और अमन के लिए देता है। हां, अलबत्ता झूठ पर मबनी कोई भी बयानिया बनाकर अवाम की आंखों में धूल डाली जा सकती है। ताहम 9 मई के वाकये के बाद हमें यह देखकर इत्मीनान होना चाहिए कि लोग इस झूठे बयानिए को पहचान रहे हैं, वो जांच रहे हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जावेद सुमरो फ्रॉम हम न्यूज़। सर, तकरीबन अब 2 माह होने को है 9 मई के वाकये के बाद से, और लेकिन हमें अभी तक ये नहीं कंफर्म हो रहा, नहीं समझ आ रहा है कि इसके असल जिम्मेदारान कौन है। क्या उनका तयन किया जा चुका है? और उनकी सजाओं के हवाले से बताएं कि उनकी सजाएं किस तरह से दी जाएंगी। देखिए, अगर मैंने आपको पोस्टिंग्स, पोजीशन, नाम बताने होते तो मैं पहले ही बता देता। आई वुड नॉट हैव वेटेड फॉर योर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने रेज किया मास्टरमाइंड्स का, मंसूबा साजों का। देखिए, हतमी तौर पे ये कहना कि मास्टरमाइंड्स कौन है, परहैप्स आप जिस तरह कह रहे हैं कबल वक्त होगा, लेकिन इसके मास्टरमाइंड्स कौन है? ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले काफी अरसे से लोगों की जहन साजी की अपनी ही फौज के खिलाफ, जिन्होंने हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारी बहनों में यह तासुर डाला कि यह जायज है कि अपनी फौज के खिलाफ चल पड़ो और उसी पे पेट्रोल बम फेंक दो और उसी की उनकी गाड़ियों पे पत्थर मारो और उनकी जो शोदा के अलामात हैं उनको गिराओ, उनको जलाओ। वही मास्टरमाइंड है इसके। आप सबके सामने रोजे रोशन की तरह यहां है। The point that is to be noted is that जिन लोगों ने ये वाकयात किए 9 मई को, बिल्कुल काबिल मजम्मत है, उनको सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी इंशाल्लाह। उससे ज्यादा अहम है कि ये जो मंसूबा साज और सहूलतकार हैं, अगर हमारी कौम ने 9 मई के वाकये से आगे बढ़ना है तो इनको बेनकाब करना और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। और मैं प्लीज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आई कम टू योर क्वेश्चन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये समझे कि सानिया 9 मई उस वक्त तक इंसाफ का मुंतजिर रहेगा जब तक इसके मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मजमूम मकासद के लिए इस वाकये को दोहराएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हर फर्द की जान, माल और आबरू के तहफ्फुज पर एक सवालिया निशान रहेगा। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इसके अलावा इसका कोई हल नहीं कि हम इन मंसूबा साजों को पहचाने
और इनको कैफरे करदार तक पहुँचाएँ। सर जावेद बलोच, न्यू टेलीविजन से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बयानिया फौज के खिलाफ या एंटी स्टेट बयानिया जो घड़ा गया, उसका जो मेन टूल है वो आपका मोबाइल है, आपका सोशल मीडिया है, आपका ट्विटर और बाकी जो चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों की प्राइवेसी जो है वो महफूज बनाने के लिए क्या हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि आप बाज़ार में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप जहाँ भी हैं, आप कहीं महफूज नहीं हैं, आपकी प्राइवेसी जो है कहीं महफूज नहीं है। नंबर वन, इसको महफूज बनाने के लिए जो है वो क्या हिकमत अमली जो है बनाई जा रही है। सेकंड सर, जो लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लाइक अदर राजा ने जो है वो लोगों को उकसाया और उसमें हुआ, तो कई और ऐसे लोग हैं जो बाहर बैठ के अब भी जो है वो कर रहे हैं, तो उन्हें पाकिस्तान के अंदर लाकर या उनकी सजा के लिए क्या किया जा रहा है। थैंक यू सर। देखिए, सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा है जिसकी आपने निशानदेही की है, ये पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक इशू है और पाकिस्तान में ये एक वबा की शक्ल अख्तियार कर चुका है, क्योंकि विदाउट रेट्रीब्यूशन आप बैठ के नामी अकाउंट से बेनामी अकाउंट से बगैर अब चेहरे के और चेहरे के साथ आप कोई भी बातचीत किसी के बारे में कर दें। अभी हाल ही में वो एक अकाउंट का इंकशाफ हुआ जो कि कोई अपना खातून के नाम से चल रहा था और वो एक साहब थे जो कि खलीज में कहीं बैठ के चला रहे थे। इस तरह के सैकड़ों अकाउंट्स, एक शख्स ने कई अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनको चला रहे हैं और जो उनका दिल चाहता है उसमें लिख देते हैं, जो मामलात होते हैं कह देते हैं। तो ये एक इस मसले का जो हल है ये ज़रूरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान इस पर बहुत संजीदगी से गौर कर रही है। इसके तकनीकी हल भी होते हैं और इसमें सेल्फ रेगुलेशन जो सी है आई थिंक वो भी और एथिक्स की भी ज़रूरत है। इसमें सज़ा और जज़ा का सिलसिला भी होना चाहिए। मुझे खुशी है आपने सवाल किया क्योंकि आप सहाफ़ी कम्युनिटी से हैं। इसमें जो सबसे अहम रोल है वो आप लोगों का, क्योंकि जो सहाफ़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान की उसको चाहिए कि वो ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ दे, बजाय इसके कि सनसनी की सहाफ़त को फ़रोग़ दे। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी सोसाइटी में, माशरे में बेचैनी को, हिजान अंगेज़ी को कम करें। उसके लिए हमें खुद मजबूत और काबिल अमल एथिक्स और सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स बनाने होंगे। ये ज़रूरत है समर की, और ये बाहर के मुल्कों में ज़िम्मेदार ममालिक ने, लोगों ने अपने ऊपर इम्पोज भी किए उन्हें। थैंक यू। सलमान अली फ्रॉम बोल न्यूज़। सर मेरा आपसे सवाल है कि अभी हमने देखा रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट ने जो फौज को ज़मीनें अलॉट की गई थी ज़राई मकासद के लिए, उनकी अलॉटमेंट को कैंसिल किया। दूसरी तरफ सिनेरियो हम देखते हैं कि चाहे फ्लड रेस्क्यू हो, चाहे अर्थ क्विक रेस्क्यू हो, रिलीफ ऑपरेशन हो, वहाँ पर हमेशा फ़ौज को तलब किया जाता है। और अब तो हमारी आर्मी जो है बैरून मुल्क भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो कर रही है। और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा जो रेस्क्यू मिशन है, जिसे स्पेशल इनिशिएटिव जो है फाइनेंस के हवाले से जो अभी शुरू किया गया है, जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल हैं, तो उसमें भी फौज को ही रेस्क्यू करने के लिए तलब किया गया है। तो सवाल ये है कि ये हर तरह का रेस्क्यू मिशन जो है वो क्या फौज ने ही करना है, चाहे वो मुल्की मईशत हो, चाहे वो फ्लड का महाज हो, चाहे वो अर्थक्वेक का मौका हो, तो हर तरफ या हर दफ़ा जो है वो फौज ही रेस्क्यू करने आती है। कि देखें, फ़ौज जो सी है जिस तरह बाकी इदारे हैं, हुकूमत का एक इदारा है, और जिन मामलात में हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत वक्त समझती है कि फ़ौज की ज़रूरत है, तो उसमें फ़ौज और मुस्बत का एक रोल अदा कर सकती है, चाहे वो मईशत हो या कोई और मामलात हों, और उसकी कैपेसिटी और उसकी कॉम्पिटेंस उस चीज़ की फ़ौज के पास हो। तो फ़ौज, आपने देखा होगा कि ये आज की बात नहीं है, दिहाइयों से सिलसिला चल रहा है। पाक फ़ौज जो सी है, हम छोटे होते थे तो फ़ौज का हमने भल सफाई करते हुए भी देखा है, और अभी रिसेंट पास में देखें तो कोविड के अंदर फ़ौज ने अपना एक रोल अदा किया। फैटफ का मामला था तो उसमें रोल अदा किया, रिकोटिक का मामला था उसमें रोल अदा किया, पोलियो के कतरे
डालने में भी फ़ौज अपना रोल अदा करती है। तो ये तो एक सिलसिला है और वी आर प्राउड ऑफ दिस एंड हमें अपने आवाम की फलाह बहबूद के लिए अगर जान दे सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी बात है। नो कमिंग टू SIFC जो आपने बात की है, देखें SIFC जो सा है वो एक हुकूमत का एक इनिशिएटिव है जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स जो से हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट मजबूत तरीका बनाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की जो मुआशी रिवाइवल है और तरक्की है उसको उसके पहिए को तेज़ी से चलाया जा सके। जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है तो फ़ौज उसमें अपनी जो मैनेजमेंट और टेक्निकल सपोर्ट है एज रिक्वायर्ड वो उसमें देगी और हुकूमत वक्त के हर जो पॉजिटिव क्या कहते हैं इनिशिएटिव फॉर दी इकॉनमी है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कॉम्पिटेंस के मुताबिक उसमें हिस्सा डालेगी। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस के जिस तरह हम लास्ट टाइम बात करते हैं या हम टेररिज्म की बात करते हैं तो जिस तरह टेररिज्म में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, आर्मी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इनका एक कलीदी रोल है। लेकिन अगर आपने दहशतगर्दी के नासूर से निपटना है तो उसके लिए हम हमेशा बात करते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पार्क कि तमाम इकाइयों ने, चाहे वो मुआशी हूँ, माशरती हूँ, मजहबी हूँ, सफारती हूँ, इन तमाम का, मीडिया है, उन तमाम का रोल है। इसी तरह जो पाकिस्तान की इकनॉमिक रिवाइवल है ये भी एक ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पार्क मांगता है। तमाम इकाइयों ने इसमें मिलकर निकलना है। माय नेम इज़ शाकिर अब्बासी फ्रॉम कैपिटल टीवी। सर, आपने कहा है कि जो 9 मई के वाक़यात थे जो मिलिट्री ऑफिशियल्स को रोकने में नाकाम हुए उनको खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ साथ आपने जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस थी और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में थी उसमें जिक्र किया कि आइंदा ऐसा वाक़या हुआ तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या खुदा न खास्ता अगर दोबारा ऐसा वाक़या रोनमा होता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास तो आंसू गैस के शेल नहीं होते पुलिस की तरह और ना ही कोई डंडा होता है, तो क्या सिक्योरिटी फोर्सेस बलवाइयों पर गोलियां चलाएंगे? ये आई थिंक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने जिसको हाईलाइट किया है। हमारे ख्याल में ये सानिया 9 मई जो आप पॉइंट बात कर रहे हैं कि सानिया 9 मई का तदारक हमने कैसे करना है कि ऐसा वाकया दोबारा ना हो। वी हैव टू थिंक हियर कि दोबारा ऐसी सूरत हाल ना हो। तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो खाली फिजिकल रिस्पॉन्स में नहीं है, इसका जो रिस्पॉन्स है वो बाकी और डोमेन्स में है और वो इसमें है कि जो अवामिल, जो वजूहात जिनकी वजह से ये सानिया पेश आया उन तक पहुंचा जाए और उनका तदारक किया जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोग जो इस वाक़े के पीछे थे, जो इसके मनसूबा साज थे, उनको बेनकाब करके उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। और इसके लिए ये काम करने के लिए तमाम मकतबा है फ़िक्र के लोगों ने काम करना है। उसमें दानिश्वरों का भी रोल है, उसमें सियासतदानों का भी रोल है, उसमें अदालतों का भी रोल है, उसमें मीडिया का भी रोल है। उसमें हम सब ने मिलकर इस सोच की नफ़ी करनी है ताकि ये वाक़या दोबारा पेश ना आए। हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि मुमलकत पाकिस्तान को सबसे बड़ा ख़तरा अंदरूनी इंतशार से है और इसकी 2 शक्लें हैं। एक शक्ल दहशतगर्दी की सूरत में है जिसके अगेंस्ट कानून नाफिज करने वाले अदारे और फ़ौज पाकिस्तान और इंटेलिजेंस एजेंसी सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं और इस दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और दूसरी शक्ल इस अंदरूनी इंतशार की अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए अदम बर्दाश्त में है, जिसका नुक्ता अरूज आपने 9 मई को देखा। मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर हमने इस अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका तो ये बैरूनी जलगार का रास्ता हमवार करेगा। सर, फैसल हकीम साइड टीवी से। सर, 9 मई के सानिया जो है उस हवाले से एक ही सियासी जमात के कारकुनान और जो रहनुमा है वो सामने आ रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ शवाहिद आ रहे हैं। PTI की बात कर रहा हूँ।
है कि इसके 9 मई के बाद इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा था वो बंद हो चुका है, लेकिन जो मुतलका जमात है उसके चेयरमैन मुसलसल इस बात पर बज़िद हैं कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। क्या इस्टेब्लिशमेंट भी लचक दिखाएगी? क्या मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी? देखिए, अगर आप 9 मई के बाद 15 मई को स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसके एलामिये को बगौर पढ़ें तो उसमें ये कहा गया है कि पाक फौज ये चाहती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, सियासी स्टेक होल्डर्स आपस में बैठकर कौमी इत्तफाक़े राय पैदा करें। और ये हमने साने 9 मई के बाद 15 मई को कहा कि हम ये चाहते हैं कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सियासी स्टेक होल्डर्स बैठ के कौमी इत्तफाक़े राय पैदा करें ताकि अवाम में एतमाद पैदा हो, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आए और जो जमहूरियत की इक़दार हैं पाकिस्तान में वो मज़ीद मजबूत हो। उसी एलामिये में ये भी कहा गया कि पाक फौज हर ऐसे अमल को सपोर्ट करती है और करती रहेगी। मैंने आपको अगर याद हो तो अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था और मैं आज दोबारा ये कहता हूं कि हमारे लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं, मुकद्दम हैं और बिला तफरीक हैं। सर, मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज़ से। सर, एक तो आपने कहा कि जो अब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, एक इम्प्रेशन सर ये आ रहा है कि जिस अंदाज से आफ्टर 9th of May लोगों के घरों में जिस अंदाज से छापे मारे जा रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, वहाँ पे जो कुछ ख़वातीन के साथ जो CCTV फुटेजेस आई हैं एक पार्टी के लीडर्स के हवाले से भी, उनके जो घर के अंदर उनकी मदर के साथ और बाकी चीज़ें, तो एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि ये सब कुछ जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स और जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए हैं 9 मई के लोगों को कानून के कटहरे में लाने के हवाले से, तो ये उस हवाले से है तमाम अक्रॉस द कंट्री। ज़रा इसके ऊपर भी वजाहत कर दीजिए कि इसमें क्या पॉलिसी है कि कुछ लोग आपके जो फैसले हैं उनकी बुनियाद पे अनड्यू इसका बेनिफिट ले रहे हैं, और दूसरा ये कि सर व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ जिन्ना हाउस इन फ्यूचर? सर, हमारे आप ये कहना चाह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर जो कौम ये चाहती है कि इसका एहतसाब किया जाए और इस कैफरे करदार पे लोगों को पहुंचाया जाए और इन शरपसंद अनासिर को आइडेंटिफाई किया जाए, इसके सहूलतकारों को, मनसूबा साजों का। सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं? सर, मैं ये एक सिंपल पूछ रहा हूँ कि उसकी आड़ के अंदर बहुत सारे लोग जा रहे हैं ना सर, खबर जिस तरह घरों के अंदर दाखिल हुआ जा रहा है, तो क्या ये पॉलिसी है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के घरों में दाखिल हुआ जा रहा है या इसका कोई बेनिफिट, कोई और इसका फ़ायदा भी उठा रहा है कि सूबों के अंदर मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो लोग इन्वॉल्व नहीं भी हैं उनके घरों में भी अगर वो एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके घरों में भी जाया जा रहा है सिर्फ 9 मई को बुनियाद बना? देखिए, मैं यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हमारी जो अवाम की ख्वाहिश है, मैं तो इसे अपनी कहता हूँ कि मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने इस वाक़े से आगे जाना है तो हमने 9 मई को जो सहूलतकार हैं, मनसूबा साज हैं, जो शरपसंद हैं, जिन्होंने उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको कैफरे करदार तक पहुँचाना कानून और आइन के मुताबिक ज़रूरी है, और इसमें आप मुत्तफिक हैं। अगर उस प्रोसेस में कोई डाइवर्जन हो रही है, कोई डाइग्रेशन होती है और कोई अपना फ़ायदा उठाता है, तो दैट पर्सन और दैट एजेंसी मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसका जवाब जो सा है, इस वजह से कि कोई कर रहा है तो आप कहें कि 9 मई जो सा है उसके लोगों को कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, ये दोनों चीज़ें जो सी आपस में नहीं जुड़ती। जनरल साहब, अहमद मंसूर 24 न्यूज़ से। 9 मई के जो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, आपने जो तफसीलात बताई हैं वो बहुत ही अहम है और काफ़ी क्लैरिटी है। कुछ चीज़ें सर मैं कोरिलेट करके आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने भी हवाला दिया, उसमें तो ये बात भी कही गई थी कि जो फौज है उसने उस दिन बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, मतलब बर्दाश्त का। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि एक आम तासुर है, सोशल मीडिया पे भी डिबेट है कि उन जो चंद अफसरान के खिलाफ भी एक्शन कार्रवाई हो रही है जिन्होंने एक्शन नहीं लिया था, अपने जो अदारे के ऊपर हमलावर थे लोग उनको रोकने में। और इस हवाले से ये दोनों चीजें कोरिलेट हैं, तो कुछ थोड़ी अगर वजाहत हो जाए तो क्लैरिटी आ जाए।
आई थिंक जो सवाल भाई ने किया था, आप उसी सवाल सेम थिंग। अच्छा देखिए, मैं आपको पहले भी अर्ज किया था, देखिए 9 मई का जो वाकया था उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि फौज से फौरी रद्द-ए-अमल लिया जाए, इश्तियाल दिलाया जाए, ताकि उसकी सूरत में कोई नुकसानात हो, उन नुकसानात के ऊपर अपनी सियासत को आगे चलाया जाए। ठीक है, उसके लिए मनसूबा साजी की गई। उसके लिए पहले लोगों का ज़हन बनाया गया, लोगों को एक मनसूबे के तहत चंद घंटों में पूरे मुल्क में पहले से तयशुदा इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ लोग भेजे गए। और उसकी जो ये मैं बात कर रहा हूँ, अभी लोगों के अपने आप बयानात सुन रहे हैं, CCTV रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब ये बात क्लियर कर रही हैं कि एक मनसूबे के तहत था एंड उसके लिए जो सा है तैयारी करके लोगों को भेजा गया। ठीक है, अब जब वो लोग वहाँ पे आए तो उसके साथ उन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि ख़वातीन को भी कुछ जगहों पे ढाल के तौर पे उन्होंने आगे किया। और इसके अलावा ये तवक्को होना कि जी हमारे ही मुल्क में एक सियासी जमात अपने कारिंदों को अपनी ही फ़ौज पे हमलावर करने कह देगी, ये लोगों की ये तवक्को में नहीं था। ठीक है, नाउ इन दैट सिचुएशन, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, फौज ने जब हमने कहा कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और रिस्पॉन्स, जो वर्ड हमने इस्तेमाल किया था मेच्योर रिस्पॉन्स, तो वो जो मेच्योर रिस्पॉन्स था वो ये था कि वो जो इश्तियाल दिला के फौरी नुकसान, शदीद नुकसान करके सियासत बढ़ानी थी, वो तो उनको नहीं मिल सका। ताहम जब ये वाकया हो गया तो इस बात का तयन करना बहुत ज़रूरी था कि ये जो गैरिजन्स हैं, GHQ है, जिना हाउस है, फौजी तनसीबात हैं, यहाँ पे इनकी जो सिक्योरिटी में अगर कोई ब्रीच हुआ है तो उसकी पीछे कोई गैर आरादी गफलत या कोई नाकामी तो नहीं थी सिस्टम में। फौज का सिस्टम इसके ऊपर बहुत एक डेलिब्रेट सिस्टम है। उस डेलिब्रेट सिस्टम के अंदर ठीक है, तो ये जो सा है ये एक बड़ा डेलिब्रेट सिस्टम है। ये इतना डेलिब्रेट सिस्टम है कि इसके अंदर अगर एक गाड़ी का जो टायर है ना, वो भी अपने मुकर्रर करदा मियाद से पहले अगर वो बस्ट हो जाए या ख़राब हो जाए तो उसकी भी हम इंक्वायरी करते हैं। तो यहाँ पे जो नुकसानात हुए, जो सिक्योरिटी और सेंटिटी जहाँ पे ब्रीच हुई, तो उसके ऊपर फौज के सिस्टम के मुताबिक क्या हुआ, उसके ऊपर इंक्वायरीज की गई। इंक्वायरी की गई मेजर जनरल के ओहदे के अफसरों की। उन ऑफिसर्स ने जब इंक्वायरी की और तमाम मामलात को देखा तो उन्होंने ये तयन किया कि ये जो गफलत हुई है और जो गैर इरादी कोताही हुई है उसमें कुछ जिम्मेदारान हैं, और वो जो जिम्मेदारान हैं फौज की जो सिस्टम का, जो इंसाफ का सिस्टम है, जो खुद हिसाबी का सिस्टम है, ये ऊपर से आता है। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम टॉप, और उनको उसकी क्योंकि उस गलती का, वो जो गैर इरादी कोताही है, जो गफलत है, उसका नतीजे में जो सजाएं दी गई, और वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो टाइम लगा उसके अंदर, उसमें सिफारशात हुई, उसका एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, वो मुकम्मल किया, वो आज आपको बता दी। अब इसमें जो साथ एक बयानिया, क्योंकि ये जो पूरी कहानी है इसके साथ साथ झूठे बयानिए भी बनाए जा रहे हैं। वो जो झूठे बयानिए बनाए जा रहे हैं वो ये बनाए जा रहे हैं जिनका आपने भाई ने इशारा भी किया कि जी सियासी जमात से ताल्लुक था, कोई झुकाव था। तो मैंने आपको पहले वाजे किया कि आप पहले फौज के कल्चर को और हमारी ट्रेनिंग को और हमारे डिसिप्लिन को समझें। सामने आज खड़ा हूं, मैं किस इलाके का हूं, किस फिरके से ताल्लुक रखता हूं, मेरी क्या सियासी वाबस्तगी है, पसे पर्दा मेरे लिए रियासत पाकिस्तान अव्वल है आखिर है, फौज अव्वल है आखिर है। एंड दिस इज हाउ ईच एंड एवरी सोल्जर एंड ऑफिसर ऑफ दिस आर्मी बिहेव्स, एंड दैट इज वाई कि जब हम उसको ऑर्डर देते हैं कि तुम जाओ और कूद जाओ और गोलियों के आगे गिर जाओ, तो वो जानते बूझते भी इस मुल्क की खातिर, इस फौज की खातिर अपनी जान देता है। तो ये कहना कि कोई झुकाव था, कोई इसके अंदर कोई साजिश थी, ये उन्हीं ज़हनों की इख्तरा है जो ये चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि फौज और अवाम के दरमियान खलीज हो, फौज के अंदर तकसीम हो। मैंने अपने इब्तदाई बयानी में आपको यही कहा कि 9 मई
का जो सानिया है, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी और यही वो साजिश है जो की गई। इसको हमें समझने की जरूरत है, इसका इदराक हासिल करने की जरूरत है और हमने इंश्योर करना है कि ये चीज दोबारा ना हो। Sir, Faisal Raza Khan, I'm the senior correspondent from 92 News. My question is slightly different from 9th May incidents. Just recently, on 22nd of June, there was a joint statement by the US and India during Indian Prime Minister's Washington visit. In that statement, can I ask in Urdu or is it okay? आप जिस तरह कंफर्टेबल हैं, पाकिस्तानी अवाम सुन रही है आपको। सर, इस जो मुश्तरका बयान सामने आया, इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो अमेरिका और भारत के मुश्तरका हैं, जिसमें दिफाई और तस्वीराती हवाले से बात की गई। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें साइबर है, स्पेस है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक मैटर्स हैं, UAVs, UCAVs और बहुत सारी और चीज़ें हैं। दूसरी तरफ जो है वो इंडिया पूरी दुनिया से और उसका बजट भी जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान का बजट जो है वो मीगर इस वक्त 12% है और वो एट डिक्लाइन है गुज़श्ता चंद सालों से है। और ये जो सूरत हाल है वो रूपी डिवेल्यूएशन की वजह से और दीगर अवामिल की वजह से मज़ीद जो है उसमें डिप्रीशिएशन है। अब ऐसी सूरत हाल में जब वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा दबाव है, मेरा सवाल ये है कि क्या जो है वो अमेरिका और भारत का ये जो दिफाई और तस्वीराती लिहाज से एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक जो है वो एक डीप स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, क्या ये एक गैर मुतनासिब या एसिमेट्रिक सिचुएशन पाकिस्तान के लिए नहीं पैदा कर रहा? क्या इससे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है मुज़मरात जो हैं और ख़तरात जन्म नहीं ले रहे और एक असले की बेपनाह दौड़ जो है वो मशरिक में नहीं शुरू हो रही? तो पाकिस्तान के दिफा के ऊपर किस किस्म के मनफी असरात मुरतब होंगे? ठीक है, देखिए, जो अमेरिका और भारत की जो स्ट्रेटजिक रिलेशन है ये फॉरेन पॉलिसी का डोमेन है और फॉरेन ऑफिस इज़ द मोस्ट कॉम्पिटेंट प्लेस टू कमेंट ऑन दैट। मैं आता हूँ। तो आपने जो बात की कि इसके क्या मुज़म्मरात होंगे, वो जो है वो उसके ऊपर तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अपनी आई अंडरस्टैंड की एक इनिशियल प्रेस रिलीज भी उस पर जारी कर चुकी है एंड दे आर द मोस्ट कॉम्पिटेंट। जहाँ तक आपने बात की है डिफेंस बजट की, मैं उसके ऊपर बात करने के लिए कॉम्पिटेंट हूँ, बीइंग दी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर जनरल, एंड आई विल टॉक ऑन दैट। पाकिस्तान का दिफाई बजट जो है वो इस साल जो कुल बजट का 12.5% के करीब है, जो लास्ट ईयर 16% था, और इस साल का जो बजट है वो एलोकेशन वाइज तारीख की कम तरीन सतह पे। However, we must understand few things। पहली बात तो ये है कि ये जो दिफाई बजट में कटौती है, ये मुल्क की जो ओवरऑल मईशत है ये उसके और आर्मी जो है और एयरफोर्स है और जो नेवी है, जो आपकी दफाई फौजें हैं, ये अपने आप को मुल्क से और मुल्क की मईशत से कतन अलहदा नहीं समझती कि मुल्क इस तरफ जा रहा है और हम कुछ और सोच रहे हैं। वी आर पार्ट ऑफ दिस, द प्रॉब्लम्स हमारे जो से हैं, हमारे जो मसाइल हैं वो साझे हैं और हमने उनका साझा हल निकालना है। ठीक, अब इसको हल करने के लिए मैंने आपको अपनी पिछली प्रेस ब्रीफिंग में अर्ज किया था कि जो आर्म फोर्सेस हैं वो अपने अपनी जगह पे नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स, बेल्ट टाइटनिंग, ऑस्टेरिटी मेजर्स पे एक उसके अवामिल को आपको तफसील से जिक्र भी किया था। एक तो उनकी तरफ से यहाँ से जो कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। सेकेंडली, इससे एक ग्रेटर रिलायंस आ रही है हमारे अंदर इंडिजनाइजेशन और सेल्फ रिलायंस की तरफ, रादर दैन प्रोक्योरमेंट, फॉरेन प्रोक्योरमेंट्स। तो उसकी तरफ, उसकी तरीके से भी, उस तरीके से भी तो टेक्नोलॉजी खुद अपनाना जॉइंट वेंचर्स के जरिए, उस तरीकों से भी हम अपनी जो दफाई ज़रूरियात हैं उनको मुकम्मल करें। आई कैन रेस्ट अश्योर यू
कि जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान की, और जो हमारी एसेंशियल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, दे आर बीइंग मेट, और हम उसके बारे में वी आर टोटली कॉग्निजेंट ऑफ दैट। जो आपका गैप है इंडिया के साथ बिल्कुल बढ़ रहा है। जब पाकिस्तान की मईशत की पाए बड़ी होगी तो फौज का बजट भी उसके मुताबिक बढ़ेगा। इसीलिए जिस तरह SIFC की बात की थी, इकोनॉमिक रिवाइवल में मैंने आपको अर्ज की कि एक होल ऑफ नेशन अप्रोच है, वी ऑल आर पार्टनर्स टू इट। हम सब ने इस मुल्क की मईशत के लिए काम करना है, जो उसमें से हमारी कॉम्पिटेंस के मुताबिक हिस्सा होगा वो हमें मिलेगा। हाउएवर वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो दफाई बजट का आप तनासुब कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का तनासुब कर रहे हैं, ये कोई आज 2023 का नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया का दफाई बजट का जो फर्क है ये तो कई सालों से है, ये तो कई दिहाइयों से चल रहा है। उसके बावजूद 27 फरवरी 2019 आपके सामने है, जहां उन्होंने पूरी तैयारी के साथ आए और उसको पूरी दुनिया के सामने हजीमत उठाना पड़ी। इसके बावजूद पिछली 2 दिहाइयों से ज्यादा जो दहशतगर्दी की दुश्वार तरीन और मोस्ट डिफिकल्ट फाइट है, जो अफगानिस्तान में 48 मुल्क जहां नाकाम हो गए, वो किस मुल्क की फौज ने लड़ी और कामयाबी से लड़ रही है? आपकी फौज लड़ रही है। इसके बावजूद अभी आपके भाई ने सवाल किया कि कोई पाकिस्तान में आफत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई नेशनल लेवल इश्यू आ जाए, कौन सा अदारा है जो सबसे आगे बढ़ के लबैक कहता है अवाम के लिए? पाक फौज। उसी बजट से। इसके बावजूद आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके जो ऑपरेशंस हैं, उनकी जो कामयाबियां हैं आप लोगों के सामने हैं। आपकी जो बहरी सरहदों पे ऑपरेशनल विजिलेंस है वो भी आपके सामने है। एंड मच मोर देन दैट, हमारी जो फौज है, हमारे जो अफसर हैं, हमारे जो जवान हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ खाली मटेरियल थिंग से या मादी नासर से नहीं लेते। ये क्यों कर पॉसिबल है? क्योंकि वी ड्रॉ आवर स्ट्रेंथ फ्रॉम जज्बा शहादत। हम अपनी ताकत जज्बा शहादत से लेते हैं, इस मुल्क की मट्टी से प्यार से लेते हैं और अवाम की हमायत और मोहब्बत से लेते हैं। और यही वो अंसर है जिसकी वजह से आज तक अफवाज पाकिस्तान ने आपका, अपने अवाम का जो सर है, हमेशा तमाम चैलेंजेस के आगे फख्र से बुलंद रखा है और इंशाल्लाह रखेगा। डोंट बी वरीड अबाउट दैट अकाउंट। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। इश्तियाक गुंदल, रोज़ न्यूज़ से। आमतौर पर यह समझा जाता था कि हुकूमत और जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल करती है, लेकिन 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात के बाद ये तासर उभर कर सामने आया है कि अस्करी एस्टेब्लिशमेंट और जो PDM की हुकूमत है ये सिर्फ मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि इन्होंने मीडिया को यरगमाल बनाया हुआ है, मीडिया ब्लैकआउट है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अस्करी हुकाम है उन्होंने कुछ मीडिया मालकान को बुलाया और उनको बड़े सख्त अहकाम दिए हैं। तो इस सूरत हाल पर आपका रद्द-ए-अमल? अच्छा कि आपने इस लफ्ज़ तासुर का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये आजकल जो यही हमारे लिए एक चैलेंज है। दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज दैट दिस कंट्री इज फेसिंग, क्योंकि ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि अफवाज पाकिस्तान, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया, वो ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को अहमियत देती है। और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त क्या है? ज़िम्मेदाराना सहाफ़त ये है कि फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, हिजान, सनसनी, उससे परहेज किया जाए। मुस्बत बातचीत और मुस्बत सोच और मुस्बत क्रिटिसिज्म की जाए। ज़िम्मेदाराना सहाफ़त जो सी है ये इस वक्त मुल्क के लिए अहम है और तमाम ज़िम्मेदार मुल्क में, ममालिक में इसको फ़रोग दिया जाता है। ISPR का अफवाज पाकिस्तान का सहाफ़ी कम्युनिटी से एक बड़ा पुराना और गहरा रिश्ता है और हम उसका बहुत एहतराम करते हैं। हमारी सहाफ़ी कम्युनिटी से हमेशा से ये दरख्वास्त रही है कि एथिक्स और सेल्फ रेगुलेशन, मैंने थोड़ी देर पहले भी इसका जिक्र किया, उसके बारे में हमें बातचीत करनी चाहिए जो मजबूत भी हूँ मगर काबिल अमल हूँ, ताकि हमारे माशरे में हिजान कम हो। That is where we need to move as far as responsible journalism is concerned. लईकुर रहमान एयरवे टीवी से। सर, आपने अभी जिक्र किया कि तहमुल का मुजाहरा हुआ, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का इलामिया भी था, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का भी इलामिया था।
ये चीज़ तो समझ आती है, लेकिन फिर फौजी अफसरान को सजाएं दी जाती हैं और साथ ही सख्त इकदाम भी लिए जाते हैं। तो ये तहम्मुल का मुजाहरा किन मानों में था? और दूसरा पूछना ये था कि ये सिर्फ जब्त उन्हीं की तरफ टूटा है, फौजी अफसरान की तरफ, या आगे बाकी जो जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ भी जाएगा, जो सियासी लोग हैं, या सिर्फ ये एहतसाब और ये खुद एहतसाबी और ये सख्ती जो है फौजी अफसरान तक रहेगी? जी ठीक। देखिए, मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ, आई थिंक आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन दिस, कि रिस्ट्रेन और सज़ा, आप ये कह रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि हमने मेच्योर रिस्पॉन्स दिया, रिस्ट्रेन दिया, तो सज़ा क्यों दी? यही आपका सवाल है। देखिए, रिस्ट्रेन जो सा है वो ये है कि आप पे जो शरपसंद नासिर हैं, जो अवाम के अंदर से हिस्सा है, उसको बरगला के आपके ऊपर हमला कर दिया जाता है, ठीक? और हम उधर एक फौरी रद्द-ए-अमल देते, शदीद रद्द-ए-अमल देते, जो वो चाहते थे, जो उसके पीछे जो हैंडलर्स थे, जिन्होंने उनको भेजा है, जिन्होंने इसकी जहनसाजी की है, और हम वो शदीद और फौरी रद्द-ए-अमल देते, और मुल्क में और इंतशार फैलता, मजीद मुल्क मुस्तहकम गैर मुस्तहकम होता। आप चाहते हैं? आप में से कोई शख्स ये चाहता? तो फौज ने वहां पे रिस्ट्रेन किया, और बिल्कुल ठीक किया, जिसको हम मेच्योर रिस्पॉन्स कहते हैं। हाउएवर, जब ये वाकया हो गया तो हमने इस बात का तयन करना था कि कुछ मकामात पे, जिन जगहों पे सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और जगहों के तकद्दुस की को बरकरार नहीं रखा जा सका, तो उसके पीछे कोई हमारे अंदर कोई कोताही तो नहीं थी, कोई गफलत तो नहीं थी, कोई गैर इरादी कमी तो नहीं रह गई थी। और ये फौज का एक टाइम टेस्टेड प्रोसेस है। जब भी कोई नुकसान होता है तो फौज उसकी इंक्वायरी करती है, क्योंकि वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। अगर स्टेट की प्रॉपर्टी जली है और एक जगह पे ब्रीच हुआ है, तो उसकी इंक्वायरी होगी कि ये क्यों जला, ये कैसे हुआ, तो उसको, और उसमें जो नुकसान हुआ उसका तयन करना है, जो गफलत हुई है उसका तयन करना है। उसके लिए एक टाइम टेस्टेड बड़ा, एक पुराना, तमाम मुल्कों की फौज में होता है, हमारी फौज में नहीं, तमाम ममालिक की फौज में, एंड लाइक ए प्रोफेशनल आर्मी वी आल्सो हैव दैट प्रोसेस। उसके मुताबिक इदारा जाती इंक्वायरीज की गई, मेजर जनरल के ओहदे के अफसरान को लगाया गया। जब वो इंक्वायरीज हुई, जो लोग इन्वॉल्व हैं उन तमाम ने आके उसके अंदर अपना मौक़िफ़ भी बयान किया कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद उसकी कोई सिफारिशात हुई, और उसके अंदर जिन जिम्मेदारान को समझा गया कि इनकी वजह से ये गफलत या ये कोताही हुई है, उनके खिलाफ जो सजाएं दी गई वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। और उसमें मैंने आपको ये बताया कि फौज का जो खुद एहतसाबी का अमल है, इसमें नीचे से नहीं शुरू होता, ये हमेशा ऊपर से शुरू होता है। तो जिसकी ज्यादा जिम्मेदारी थी उसको उतनी बड़ी उतनी ही सजा दी गई। तो दैट इज द रीजन। और ये इस अब आपके जहन में आपने सवाल किया, आपके सवाल किया, उसकी वजह यह है कि इसके इर्द गिर्द इतना झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है पाकिस्तान में कि आप जैसे जी शऊर लोग भी इस चीज को आप इसको नहीं समझ पा रहे कि किस तरह आप पाकिस्तानी नौजवानों के जहनों को अंदर एक झूठा प्रोपेगेंडा डाला जा रहा है। तो इसके अंदर दिस इज द वे दिस हैपेंड। तो वो बिल्कुल रिस्ट्रेंट था और वो बिल्कुल जायज रिस्ट्रेंट था, क्योंकि जो वो चाहते थे इस कमरे में एक शख्स ये कह दे कि हमें शदीद रिस्पॉन्स देना चाहिए था और हमें इश्तियाल में आना चाहिए था। एक शख्स ये कह दे, आप में से एक शख्स भी नहीं ये चाहता। जी अस्सलाम वालेकुम, वसीम अब्बासी फ्रॉम वी न्यूज़। जनरल साहब, एक ट्रेंड 9 मई के बाद एक बड़ा दिलचस्प सा ट्रेंड सामने आया है कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जिनका ताल्लुक ज़्यादातर पीपल्स पार्टी PTI से है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं मुल्क के मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स में, और वो बरियत का इजहार करते हैं, 9 मई के वाक़यात को कंडेम करते हैं। उसके बाद जो है वो पवित्र होकर वापस घरों को लौट जाते हैं।
तो एक तासुर ये पाया जाता है कि उनको पाक साफ करने का फरीज़ा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट अदा कर रही है, तो इस तासुर को आप कैसे जवाब देंगे सर? काइंडली दोबारा अगर आप मुझे दोबारा बताइएगा, आई एम सॉरी। जी सर, वसीम अब्बासी वी न्यूज़ से मेरा सवाल ये था कि 9 मई के बाद एक ये फिनोमेना भी सामने आया है कि कुछ सियासी जमात, एक ही सियासी जमात है PTI, जिसके रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और ऐलान बरियत का ऐलान करते हैं 9 मई के वाक़यात से और अपनी पार्टी से भी। उसके बाद वो पाक साफ होकर घरों को जाते हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं होता, और तासुर ये है कि उनको पाक साफ करने का जो फरीज़ा है वो इस्टेब्लिशमेंट अदा करती है। तो इस तासुर को आप कैसे इसका रिस्पॉन्ड करेंगे सर? ये तासुर है कि किनकी जो पार्टी, अच्छा ठीक। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, कोई सियासी लीडर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या नहीं करता है, कोई पार्टी छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, ये उसका ज़ाती और इनफरादी अमल है। जहाँ तक 9 मई के वाक़यात और उसके नताइज हैं, उसका इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुकर 9 मई के वाक़यात, उसके नताइज और उसके जो कैफरे करदार है, वो उसी तरह सिलसिला चलेगा। डीजी साहब, थोड़ा सा 9 मई से हट जाते हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है 12 अगस्त को और इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर। तो ये बताइए कि पिछले कुछ अर्सा पहले जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला था तो उस वक्त माजूरी का इज़हार किया गया था वज़ारत दिफा की जानिब से कि मुल्क की हालात ऐसे नहीं हैं कि हम फ़ौज को प्रोवाइड कर सकें इलेक्शंस के लिए। तो क्या अगले इलेक्शन के लिए पाकिस्तान आर्मी इस बात पर तैयार है कि इलेक्शन की सिक्योरिटी पाक फ़ौज उसके लिए फ़ौज फराहम करेगी? दूसरा एक ज़िम्नी सी सवाल ये है कि एक साहब हैं जो रोज़ लाहौर में तकरीर करते हैं और वो ये कहते हैं मैं सिर्फ आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ, जबकि पाक फ़ौज मुसलसल ये कह रही है कि उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, सियासतदान आपस में बात करें, वो सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते। तो ये कहना, मुसलसल ये कहना कि मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? देखिए, ये जो इलेक्शंस के बारे में आपने बातचीत की ना, ये एक तासुर फैलाया जा रहा है कि, और फैलाया गया, ये भी उसी प्रोपेगेंडे के अंदर और ये जहनसाजी की गई कि इलेक्शंस की राह में फ़ौज जो सी है वो सिक्योरिटी नहीं दे रही, तो इस वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शंस में जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन है? सियासी पार्टियाँ, हुकूमत वक्त और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये हैं 3 बड़े स्टेक होल्डर्स। अब जो सिक्योरिटी का उसमें अमल है, उसमें लेट्स कम टू दी फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स जो से हैं वो जहन के ऊपर से ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर करने में मदद करेंगे। फैक्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सा है वो ये तयन करता है कि उसको इलेक्शन कराने के लिए क्या सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, उसको कितनी पुलिस चाहिए, उसको सिविल आर्म फोर्सेस कितनी चाहिए, उसको फ़ौज कितनी चाहिए, किस रोल में चाहिए, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका तयन करता है। अब वो जो ज़रूरत उसने जब तयन कर लिया तो उसमें से जो फ़ौज का आंसर है उसमें वजारत दफा जो सी है वो मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल को, रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए, मुल्क की अंदरूनी और दाखिली सूरत हाल को रखते हुए, फ़ौज की एम्प्लॉयमेंट को सामने रखते हुए ट्रुप्स की अवेलेबिलिटी देती है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, ये अवेलेबिलिटी है, जो हुकूमत वक्त होती है वो आइन के आर्टिकल 245 के मुताबिक मजाज है कि फ़ौज की एम्प्लॉयमेंट करे। दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ हाउ हमेशा से और आइंदा भी फ़ौज की एम्प्लॉयमेंट, इलेक्शन ड्यूटीज़ या इन एड ऑफ सिविल हमेशा से होती है और होती रहेगी। इसमें कोई, यानी कि इसके अलावा जो बातचीत है वो सारी मुबालगा आराई पर है, वो ज़हनी इख्तरा पर है। दूसरा आपने बातचीत की, क्या सवाल था आपका? मुसलसल वो ये क्यों कह रहे हैं कि सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, आर्मी चीफ से करूंगा? अच्छा देखिए, मैंने आपको ये अर्ज किया ना कि फौज का मौक़िफ़, इस पे हमने जो 15 मई को हमारी जो स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का लामिया है उसमें हमने ये वाज़े किया कि हम सियासी इस्तेहकाम के लिए, अवाम के एतमाद के लिए, मौशी इस्तेहकाम के लिए और
जो जमहूरी जो सी है कदरें उनको आगे बढ़ाने के लिए ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें, जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, और उसको हम सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। सो दिस इज़ हाउ एज फार एज द आर्मी इज़ कंसर्न्ड अबाउट द पोलिटिकल कंसेंसस और नेशनल कंसेंसस दैट इज़ रिक्वायर्ड जो इस मुल्क में होना है, नथिंग मोर नथिंग लेस। अब उसमें अगर कोई समझता है कि नहीं वो उसके मुताबिक किसी और रास्ते से चलना चाह रहा है, वो उसके अपने कोई अगराज़ व मकासद हैं, वजूहात हैं, और वो हम आपको पहले मैंने अर्ज़ किया कि फ़ौज के बारे में इबाहम पैदा करना, फ़ौज की लीडरशिप के बारे में प्रोपेगेंडा करना, लोगों के बारे में कन्फ्यूजन पैदा करना, दैट इज़ वन ऑफ दी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, बिफोर आई क्लोज, जो ये पॉइंट आपका आ रहा था, बार बार आ रहा है रिस्ट्रेंट का, और इसमें मैं आपको ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा, देखें जब किसी चीज़ को आपने रोकना होता है तो उसको रोकने के कई तरीके होते हैं। इट इज़ नॉट ज़रूरी कि जी ये ज़रूरी है कि मैंने जो सा एक्सट्रीम हद पे जाके रोकना है। जब हमने कहते हैं कि दायरा जाती इंक्वायरीज हुई और उसके अंदर ये देखा गया कि कोई गैर इरादी गफलत या कोई कोताही या कोई ऐसा मामला तो नहीं था, तो उसमें यही जांचा गया कि ये जो लाइन क्रॉस होती है, यहाँ पे ये जो सेंट्रली या सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, इसको किस हद तक रोका जा सकता था विदाउट गोइंग टू दैट एक्सट्रीम मेजर जो कि वो चाहते थे। जरूरी तो नहीं हर चीज का इलाज यही है कि आपने जो सा एक्सट्रीम मेजर करना है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कई मकामात के ऊपर जहां पे बलवाई आए, शरपसंद आए, वहां पे दे वर अनेबल टू ब्रीच द सेंटिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस। लेकिन जहां पे वो ब्रीच हुई, उसको क्यों हुई, उस गफलत की नोयत क्या थी, किस वजह से हुई, उसको जानना ज़रूरी था, जिसकी वजह से जोन सा है, और उसमें फिर ज़िम्मेदारान का तयन करके जो सज़ाएं हैं वो मैंने आपको आज बताई।